बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जामिया हक्कानिया अकोड़ा खटक के मामलात के हवाले से भी बात करनी है। इस अफसोसनाक वाक़ये के असरात पर मैं गुज़श्ता 2-3 वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। मज़ीद भी इस हवाले से कुछ बात करनी है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो कशीदा ताल्लुकात हैं ये कैसे हल होंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो सरहदी तनाज़ा है, तोरखम सरहद आज 10 रोज़ हो गए हैं मुकम्मल तौर पर बंद है। माल बरदार गाड़ियों के लिए भी बंद है और पैदल आमद व रफ्त के लिए भी बंद है। तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए, मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मुझे ये बताते हैं कि आप किस शहर से और किस मुल्क से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सरहद बंद है गुज़श्ता 10 रोज़ से, उस हवाले से बात कर लेते हैं। आज एक बार फिर मुज़ाकरात हुए हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सरहदी हुकाम के बीच में और अफ़गान हुकूमत के ज़राए ने ये उम्मीद ज़ाहिर की है कि कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी, कोई अच्छी खबर आएगी इस्लामाबाद से। जो सूरत हाल इस वक्त हम इस्लामाबाद और काबुल के बीच में देख रहे हैं और कशीदा सूरत हाल देख रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि ये इसी चीज़ का एक नतीजा है कि एक तो बुनियादी नुक्ता TTP का है, दूसरा बुनियादी नुक्ता जो हम देखते हैं वो चौकियों की तामीर है। सरहदी मकामात पर जो तामीरात होती हैं, तो उस हवाले से जब हम सूरत हाल को देखते हैं तो अफ़गान साइड से भी और पाकिस्तान साइड से भी इस पर पाबंदी शायद लगाई गई है। यही तनाज़ा था 10 रोज़ पहले। अफ़गान साइड पे कोई चेक पोस्ट तामीर की जा रही थी, पाकिस्तान साइड से उसको मना किया गया, ज़ुबानी तल्ख़ कलामी हुई और उसके बाद फिर हमने देखा कि सरहद को बंद कर दिया गया। अब जो लोग इलाज के लिए आए थे, जो लोग दूसरे कामों के सिलसिले में अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आए थे और वो अपना काम निपटाने के बाद वापस जाना चाह रहे थे, तो ये अब वापस नहीं जा सकते। गुज़श्ता 10 रोज़ से ये स्टक हैं, ये फंसे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गान महाजरीन का दूसरा रोज़ा था। वो अफ़गान महाजरीन जो तुरखम के मकाम पर, लंडी कोतल के मकाम पर फंसे हुए हैं और उनको अपने वतन वापस नहीं जाने दिया जा रहा। जो सरहदी हुकाम के माबैन मुज़ाकरात हुए हैं, इब्तिदाई ख़बर तो ये है कि ये मुज़ाकरात नाकामी से दो चार हो गए हैं। अब ये मामला है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद से जो भी इस हवाले से अहकामात सामने आएंगे तो उसके मुताबिक फिर फ़ैसला किया जाएगा कि इस सरहद को मज़ीद बंद रखना है। मज़ीद अगर बंद रखना है तो कितने दिनों के लिए बंद रखना है, मज़ीद अगर बंद रखना है तो कितने हफ़्तों के लिए बंद रखना है और इसको अगर खोलना है तो किन शराइत के तहत खोलना है। क्योंकि अफ़गान हुकूमत ने भी एक ऐलान किया था कि वो अपना वफ़द तोरखम भेजेगा और पाकिस्तान के जो सरहदी हुकाम हैं उनके साथ बातचीत होगी। अब रोज़ाना की बुनियाद पर $मिलियन का नुकसान जो है दोनों मुल्कों की तिजारत को हो रहा है। अफ़गानिस्तान को भी हो रहा है और पाकिस्तान को भी हो रहा है, दोनों मुल्कों की आवाम को भी हो रहा है, दोनों मुल्कों के ताजरों को भी हो रहा है। 10 रोज़ से इस सरहद की बंदिश जो है ये बताती है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मामलात ठीक नहीं हैं। और जब सिक्योरिटी मामलात के हवाले से हम बात करते हैं और पाकिस्तान में होने वाले हमलों के हवाले से बात करते हैं तो बहुत सारे मुतअद्दिद हमले ऐसे हुए हैं कि जिनके ताने बाने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से मिलाए जाते हैं। अब दोहा मुआहिदा जो हुआ था उसमें ये क्लियर कट लिखा गया था कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक तकरीब से ख़िताब किया जो 5 साल पूरे हुए हैं दोहा में, जब अमेरिका और तालिबान के बीच में मुआहिदा हुआ था, तो उन्होंने ये कहा है कि शायद अब उस मुआहिदे के अफ़गान तालिबान पाबंद नहीं हैं। ये अमली तौर पर वो मुआहिदा शायद ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उसमें एक चीज़ ये भी थी कि इंक्लूसिव हुकूमत कायम की जाएगी। तमाम कौमियतों को वहाँ पे, तमाम ज़ुबानें बोलने वालों को, तमाम सूबों को नुमाइंदगी दी जाएगी। तालिबान का दावा ये है कि इस वक्त जो अफ़गान हुकूमत कायम है वो इंक्लूसिव हुकूमत है। उसमें तमाम ज़ुबानें बोलने वालों की भी नुमाइंदगी है, उसमें तमाम सूबों की भी, तमाम रीजन्स की भी नुमाइंदगी है। और लेकिन जो तालिबान के मुखालिफिन हैं वो कहते हैं कि ये सब के सब हैं तो तालिबान। उनका जो एक नज़रिया है या जो उनके अकायद हैं वो तो ज़ाहिर है कि तालिबान के ही हैं। अब अगर पाकिस्तान के अंदर होने वाले हमलों के हवाले से बात की जाए और ये बात की जाए कि उसके ताने बाने पर अफ़गानिस्तान के साथ मिलाए जाते हैं, अभी तक जामिया दारुल उलूम हक्कानिया में जो ख़ुदकुश हमला हुआ था उसकी तहकीकात हो रही हैं। ये पता अभी तक नहीं लगाया जा सका कि ख़ुदकुश हमला आवर जो था ये किस मुल्क से उसका ताल्लुक़ था।
آیا یہ پاکستان سے اس کا تعلق تھا یا اس کا تعلق افغانستان سے تھا؟ اگر اس کا تعلق افغانستان سے نکل آتا ہے تو پھر معاملات ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین دوبارہ بگڑ جانے ہیں۔ اور اگر ہم صورتحال کے حوالے سے بات کریں اور اس معاملات کے حوالے سے بات کریں کہ مولانا حامد الحق حقانی جس نظریے کے حامل تھے اور یہ مدرسہ جس کی شہرت جو ہے وہ طالبان سے قربت کے حوالے سے بھی ہے، عالمگیر یہ شہرت رکھتا ہے، اور ساتھ میں اگر ہم یہ بہت ساری باتیں اس حوالے سے دیکھیں کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات اور پھر امن مذاکرات کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی اور اس میں اس مدرسے کا بھی کردار تھا، گو کہ افغان جہاد کے دور میں آپ بات کریں یا آپ بات کریں جو موجودہ ایک صورتحال ہے یا وہاں پہ نیٹو فورسز یا امریکی فورسز کے مابین جو صورتحال تھی، اس کے خلاف جو لڑائی تھی افغان طالبان کی، اور پھر یہ بات کہ جی اسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں افغان طالبان کی بہت بڑی تعداد، یا موجودہ افغان کیبنٹ کے جو ممبرز ہیں ان کی صورتحال کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اور پھر ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی اے یعنی افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان کا جو ایک فکری وابستگی ہے، نظریاتی وابستگی ہے، تو دیوبند طبقہ فکر ہے، اسکول آف تھاٹ جس کو کہتے ہیں، اور یہی وہ مدرسہ ہے کہ جس کو دیوبند فکر سے جوڑا جاتا ہے۔ علماء جو جمعیت علماء ہند اور اسی طرح دیوبند کے مدارس کے جو علماء کرام تھے، انہوں نے مل کر یہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کی بنیاد رکھی تھی۔ مولانا عبدالحق نے پاکستان کی جتنی عمر ہے اتنی ہی اس مدرسے کی عمر ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو قائم ہوا اور ستمبر 1947 میں قائم کیا گیا اس مدرسے کو۔ اب اثرات ظاہر ہے کہ امن مذاکرات کے حوالے سے بھی پڑھنے ہیں۔ جو ایک خیبر پختونخوا حکومت نے وفد بھیجنے کا اعلان کیا تھا، وہ کوششیں بھی شدید متاثر ہوں گی، کیونکہ اس مدرسے کے علماء کرام اور اس مدرسے کے جو اساتذہ کرام ہیں کہ جن کے شاگرد وہاں پہ افغانستان میں موجود ہیں، کہ جن کے شاگرد وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی ٹی ٹی پی کے اندر بھی موجود ہیں، اور کافی مؤثر سمجھا جاتا ہے ان کی بات کو کہ یہ لوگ جائیں گے اور وہاں پہ بات کریں گے، افغان طالبان سے بھی بات کریں گے، پاکستانی طالبان سے بھی ان کی بات ہوگی، تو ان کی بات سنی جائے گی، مانی جائے گی۔ تو مولانا حامد الحق کی آخری تقاریر میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ جی ہم امن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس پورے ریجن میں امن آئے، افغانستان کے اندر بھی ہو اور پاکستان کے اندر بھی ہو۔ امن کوششوں کو دھچکا لگا ہے۔ یہ تحقیقات ہونی ہے کہ اس حملے کے پیچھے کون ہے۔ داعش نے باقاعدہ طور پر تو ذمہ داری نہیں قبول کی، لیکن تمام تر شواہد یہ بتاتے ہیں، اور جو داعش سے وابستہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس حملے کے پیچھے داعش کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ تو صورتحال جو ہے اس وقت ہم جب دیکھتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں تعلقات کے حوالے سے اور پھر ان سارے معاملات کے حوالے سے، تو پھر بہت ساری چیزیں سامنے آنی ہیں، بہت ساری چیزوں کا انتظار ہے۔ اب تو وہاں پہ دعائیہ سلسلہ جاری ہے، وہاں پہ تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس مدرسے میں مختلف شخصیات، دینی شخصیات، سیاسی شخصیات وہاں پہ جاری ہیں اور تعزیت کا اظہار کر رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ اور یہ جب تحقیقات سامنے آئیں گی اور کوئی ٹھوس خبر سامنے آئے گی تو پھر معاملات کہاں جائیں گے اور پھر پاکستان اور افغانستان کے معاملات کہاں جائیں گے۔ 10 روز سے تورخم سرحد بند ہے، آئندہ چند گھنٹوں میں یہ کھولی بھی جا سکتی ہے یہ سرحد، اور اس کو بند رکھنے کا بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اعلان آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اس کی بندش کا بھی نہیں کیا گیا، اور اس کو کھولنے کا اگر کوئی صورت بنتی ہے تو پھر اس کا ضرور اعلان کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔